तो हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़े थे और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस कमरे में रख दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है Ti, आई मतलब इनिशियल टेम्परेचर। अब एक गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे कमरे में टांग दिया गया है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का क्या होगा? T0। अरे जितना कमरे का टेम्परेचर है भाई, अगर एक कमरा 20 डिग्री पर है, तुमने 30 डिग्री का स्फीयर यहाँ ला के टांग दो, तो स्फीयर का टेम्परेचर 30 डिग्री से घटता जाएगा, फाइनली कमरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कितना? जो कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री, तो इसका हो गया। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसको जरा दिखाते हैं। देखिए, इनिशियल टेम्परेचर क्या है? Ti। फाइनल टेम्परेचर क्या है? T0, यानी कमरे का टेम्परेचर। और शुरुआत हुई थी इस टेम्परेचर से, अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। फाइनली बहुत लंबे समय के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा जितना कमरे का टेम्परेचर है। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन। इसको प्रूव किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये ग्राफ ऐसा कैसे बना। तो उसमें रेट ऑफ कूलिंग के बारे में जैसे आपको मालूम है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिरेगा तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग को हम इस ग्राफ के स्लोप से रिलेट करेंगे, और रेट ऑफ कूलिंग कम होता जाएगा तो समझो इस ग्राफ का स्लोप भी कम होता जाएगा। तो ग्राफ का स्लोप कम होते 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 ये फाइनली 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट कमरे के टेम्परेचर के बराबर रह जाएगा। तो हम उसके ज़्यादा जस्टिफिकेशन चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम बस ये बात ध्यान रखना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का ग्राफ ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको T लिख देता हूँ और T बराबर 0 इनिशियली शुरुआत करते समय ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर Ti, और T बराबर इन्फिनिटी लंबे समय के बाद ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर Tf, यानी कि T0 मतलब कमरे के टेम्परेचर के बराबर। अच्छा, कुछ सवाल जो है वो कर सकते हैं ये रेडिएशन को लेकर। देखो भाई, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और आज उससे निकलने वाले रेडिएशन को देख रहे हैं। तो P रेडिएटेड है 50 वाट। ठीक है, आपने खुद के टेम्परेचर के कारण 50 वाट के हिसाब से रेडिएशन बाहर फेंक रहा है, और जो लैम्डा m है, यानी कि इससे निकलने वाले रेडिएशन में जो मोस्ट डोमिनेटिंग रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका वेवलेंथ, ठीक है, वो आपको दे रखा है 10,000 एंगस्ट्रॉम। सही। अब हमने कहा भी ऐसा है कि ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बदलिए, चेंज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये चीज़ देखो, बताओ कि टेम्परेचर को बदलने से जो लैम्डा m है वो भी बदलेगा, और जब लैम्डा m आपका 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा उस समय ऑब्जेक्ट से रेडिएटेड पावर क्या होगी ये बताना है। देख लो, ऑब्जेक्ट जो है अपने खुद के टेम्परेचर के कारण रेडिएशन बाहर फेंक रहा है। आज मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है, और ऑब्जेक्ट से जो पावर निकल रही है वो ये है। टेम्परेचर बदल के लैम्डा m जो है वो 10,000 से बदल के 5,000 हो गया, तो नया रेडिएटेड पावर क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, और क्लास को रोकें, जल्दी से जवाब निकालें। अच्छा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा
कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था T और लैम्डा m था 10,000। अब टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि लैम्डा m हो चुका है 5,000, तो ध्यान दो लैम्डा m इंटू टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर लैम्डा m को आधा कर दोगे तो t को डबल करना पड़ेगा, तब जो है लैम्डा m इंटू टी की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा 2T। हाँ बिल्कुल सही बात है। इस समय जो पावर है वो है 50 वाट। तो इस समय पावर क्या होगी, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, पावर जो होती है रेडिएटेड पावर वो प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर की पावर 4। अरे ये तो पढ़ा था हमने, E सिग्मा है T की पावर 4। तो ऐसे में टेम्परेचर को अगर डबल कर दोगे तो 2 की पावर 4 के हिसाब से पावर क्या हो जाएगी, 16 टाइम्स। तो नई पावर क्या हो जाएगी, पुरानी पावर का 16 गुना, 16 इंटू 50 वाट यानी 800 वाट। लो भाई ये हमारा जवाब आ गया, ये आंसर है। सिंपल सा सवाल, कुछ भी खास नहीं है, बस ऐसे लिख लिया कि हमें वो चीज़ याद आ जाए कि हाँ लैम्डा m इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर आप टेम्परेचर को डबल करोगे तो लैम्डा m आधा हो जाएगा, तो लैम्डा m 10,000 से घट के 5,000 हो गया। तो हमने उल्टा कहा कि भाई लैम्डा m 10,000 से 5,000 हो गया है, तो लैम्डा m हो गया आधा, तो टेम्परेचर क्या होगा, डबल। और टेम्परेचर डबल तो पावर 16 गुनी, क्योंकि जो पावर है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, 1 और 2 लिख देता हूँ, हटाओ, ठीक है। और 1 और 2 जो हैं इनके बारे में कुछ बातें हमें बताई हुई हैं। चलो स्फीयर बना लो। लो भाई स्फीयर बना लिया आपने, सॉलिड स्फीयर बना लिए 1 और 2। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। अच्छा अब देखो इनकी जो रेडियस हैं उनका रेशियो आपको दे रखा है 1:2, ठीक। इनकी जो डेंसिटी है उसका रेशियो दे रखा है 2:3। इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका रेशियो कुछ दे रखा है आपको 3:4। और इन स्फीयर जो हैं इनके सरफेस की जो एमिसिविटी है उसका रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। अब हम इनके टेम्परेचर के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि लैम्डा m के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यानी कि इनसे निकलने वाले रेडिएशन में जो मोस्ट डोमिनेटिंग वेवलेंथ है उसके बारे में जानकारी दी कि वो लैम्डा m का रेशियो जो है इनके लिए वो है 2:2 या 3:5 लीजिए। आपको ये बताना है कि अगर इस स्फीयर से रेडिएटेड पावर है 50 वाट, 5 वाट लिख देता हूँ, तो इस स्फीयर से रेडिएटेड पावर क्या होगी, देख लो। और ये भी पूछा गया है कि अगर इससे रेट ऑफ कूलिंग यानी कि टेम्परेचर में डिक्रीज का रेट 1 केल्विन पर सेकंड है, तो इसका जो टेम्परेचर में डिक्रीज का रेट होगा वो क्या होगा। देखो 1 केल्विन पर सेकंड मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड तक देखोगे तो 1 सेकंड में टेम्परेचर में 1 केल्विन की कमी हो जाएगी, तो इसका क्या होगा। तो पहले पावर के बारे में बात करनी है, फिर उसके बाद टेम्परेचर में चेंज का रेट। पावर तो समझते हो ना, हीट लॉस्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। अच्छा जैसे हीट रेडिएट करोगे तो उससे टेम्परेचर गिरेगा। भैया आज इसका अगर टेम्परेचर कुछ है और ये रेडिएशन बाहर फेंक रहा है तो इससे हीट का लॉस हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर गिरेगा ही गिरेगा। यस, तो जो रेडिएशन इससे निकल रहा है उसके चलते टेम्परेचर में कमी का रेट ये रहा 1 केल्विन पर सेकेंड। तो यहाँ पर रेडिएशन का रेट भी बताना है और टेम्परेचर में कमी का रेट डेल्टा कैपिटल T बाई डेल्टा स्मॉल t, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसको आप रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हो, समझे। ये छोटा लिख दिया मैंने, डेल्टा कैपिटल T बटे डेल्टा स्मॉल t, सही। तो पहले तो क्लास रोक के इसको देख लें जो मैंने अभी बताया, और ये सवाल जो है इसका जल्दी से जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, तो पहले हम ये जो पावर यहाँ से रेडिएट हो रही है इसकी बात करते हैं। देखो
पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। यस, पावर हो गई ई सिग्मा ए टी की पावर 4। अब हम ये कहते हैं कि अगर मैं इसके और इसके लिए पावर जो है उनकी बात करता हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा पावर P1 अपान P2 बराबर E1 सिग्मा A1 T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई E2 सिग्मा A2 T2 की पावर 4। सही है। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं E1 अपान E2, सिग्मा कट गया, A1 समझते हो एरिया, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो A1 बटे A2 हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, तो ये R1 बटे R2 का स्क्वायर, और T1 बटे T2 की पावर 4। अब ध्यान दो यहाँ से P1 अपान P2 बराबर E1 अपान E2 R1 बाई R2 की स्क्वायर, और T1 बाई T2 इसको मैं लिख रहा हूँ लैम्डा M2 बटे लैम्डा M1 की पावर 4। ये कहाँ से आ गया? अरे भाई लैम्डा M इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट ना, तो लैम्डा M इंटू टी अगर कॉन्स्टेंट रखोगे तो आप ऐसे लिखोगे लैम्डा M1 इंटू T1 बराबर लैम्डा M2 इंटू T2, तो ये हो गया आपका T1 बटे T2 बराबर लैम्डा M2 बटे लैम्डा M1। हाँ सही है। अच्छा अब हमने कहा भाई ऐसा है, इसमें वैल्यू रख देनी है। P1 वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 5 वाट, ठीक, और P2 वो हमको निकालना है। E1 बटे E2 वो रेशियो आपको दे रखा है 2/1, रेशियो R1 R2 का 1/2, और लैम्डा M2 लैम्डा M1 वो रेशियो के रखा है 5/3, ठीक है। और ये हमारा आ गया 2 इंटू 1/2 का सेट 1/2 इंटू 625 अपान 3 की पावर 4 यानी कि 81। लो भाई P2 की वैल्यू आ गई आपके पास, P2 बराबर 2 इंटू 81 यानी कि 162 डिवाइडेड बाई 125 वाट। लीजिए दूसरा स्फीयर जो है उसके द्वारा रेडिएटेड पावर आपको मिल गई। अब हमने कहा भाई ऐसा है, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है उस पर आओ ज़रा, ठीक है। देखो पावर क्या होती है, हीट लॉस्ट पर यूनिट टाइम। डेल्टा क्यू जितना हीट लॉस करोगे तो उसके हिसाब से टेम्परेचर में डिक्रीज होगा, MS डेल्टा T अपान दिस। भाई हीट में लॉस और टेम्परेचर में कमी, उसमें रिलेशन ये होता है। आपको चाहिए अब मास, तो मास को कैसे लिखोगे, मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T अपान टाइम। ये लो ये लिख दिया आपने। अब मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे ये डेल्टा कैपिटल T अपान डेल्टा स्मॉल t चाहिए। चलो तो हो गया 3p अपान 4 पाई R क्यूब रो S। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पावर जो है वो आप निकाल चुके ही हैं कि भाई P1 P2 क्या क्या है। रेडियस का रेशियो दे रखा है, डेंसिटी का रेशियो दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है। देखिए रेडियस डेंसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब चीज़ें दे रखी हैं। तो बस हो गया काम। आप क्या करो, पहले वाले के लिए बात करोगे तो लिखोगे 3p1 अपान 4 पाई R1 का क्यूब इंटू रो1 इंटू S1। और दूसरे के लिए हो गया टेम्परेचर डिक्रीज के रेट के लिए 3p2 अपान 4 पाई R2 का क्यूब इंटू रो2 इंटू S2। अब हमने कहा भाई ऐसा है, मुझे तो ये रेट दे रखा है और ये पूछा गया है, ठीक, डिवाइड करो तो डेल्टा T बाई डेल्टा T 2 अपान डेल्टा कैपिटल T अपान डेल्टा स्मॉल t 1 बराबर, हाँ भाई ये अपान ये करोगे देखो क्या मिलेगा P2 अपान P1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
और R1/R2 का क्यूब और ρ1/ρ2 S1/S2। लो जी, ये आ गया। अब हमने कहा हो गया, बस वैल्यू तो रखनी है अब। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ये हमको निकालना है। ठीक, ये हमें दे रखा है 1 केल्विन पर सेकेंड। P2/P1, P2/P1, P2 क्या है 162/125, और P1 कितना था, P1 था आपका 5, तो P2/P1 की वैल्यू आपकी जाएगी 162/625, R1/R2 1/2 और क्यूब, और ρ1/S1 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4। लो भाई, यहाँ से आ गया हमारे पास जो डेल्टा कैपिटल T अपान डेल्टा स्मॉल t है दूसरे वाले के लिए इक्वल टू, ये तो 1 है, 162/625 इंटू ये कटा 2, 3 से 3 1/2, 1/2 की 16, 1/16 लीजिए, 2 से काट सकते हो तो 81 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 8 क्या केल्विन पर सेकेंड। लो जी, जवाब आ गया हमारे पास। जो हमारे पास दूसरा वाला स्फीयर है उसके टेम्परेचर में डिक्रीज का ये रेट है। चीज़ें इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं, रेडियस, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है जो भी हैं। और हमने देखा कि पहले आपने पावर की बात करी, रेडिएटेड पावर, तो पहला स्फीयर दूसरा स्फीयर दोनों के कारण पावर का रेशियो लिया, उससे आपको दूसरे के द्वारा रेडिएटेड पावर मिल गई। पावर क्या होती है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। जितनी एनर्जी रेडिएट करोगे यानी जितनी हीट बाहर फेंकोगे उसी के हिसाब से टेम्परेचर में कमी होगी। अब यहाँ पे डेल्टा कैपिटल T बाई डेल्टा स्मॉल t पिक्चर में आ गया, जिसको आप रेट ऑफ कूलिंग कह सकते हो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर कह सकते हो। अब पहले वाले के लिए ये चीज़ लिखी, दूसरे वाले के लिए ये चीज़ लिखी, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से सब चीज़ें रेशियो के टर्म्स में आ गई। क्यों रेशियो टर्म्स में लाना इसलिए सही ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में जो जानकारी दे रखी है वो भी तो रेशियो को लेके दे रखी है, कोई वैल्यू थोड़ी ना दे रखी है, रेशियो दे रखे हैं ना भाई। तो रेशियो के टर्म्स में लाने के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। यही काम पावर में भी किया था और यही काम टेम्परेचर में डिक्रीज के रेट के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, कोई ऐसा कठिन नहीं है, खास नहीं है, बट थोड़ा सा बस चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, बट है बेसिक चीज़। और बाकी कहीं ये कैलकुलेशन वगैरह इसमें करी हैं कुछ, तो अगर इनमें कहीं कुछ हो गया हो, कुछ 5 या 3 को छूट गया हो तो भाई से सही कर लेना। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो हम लोग एक और सवाल लिखते हैं यहाँ पर। हमारे पास एक रूम है जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज की तारीख में ये ऑब्जेक्ट जो है इसका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस पर मिली सेकेंड। MS मतलब मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड तक इंतजार करो तो 1 मिली सेकेंड में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, या और कुछ बदल देते लो 0.1 डिग्री सेल्सियस पर मिली सेकेंड कर दिया। चाहिए ओके। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो घट रहा है, हाँ, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 227 डिग्री सेल्सियस से घटकर 127 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। समझे, 227 से घटकर 127 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा तो उस समय रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो बताना। तो क्लास को रोकें और जवाब निकालने का कोशिश करें।
हाँ जी, तो हम लोग रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T और ये कमरा है जिसका टेम्परेचर T0, ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया A, एमिसिविटी E, ऑब्जेक्ट का मास M, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S। तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ का रेट वो होता है E सिग्मा A अपान MS T⁴ माइनस T0 की पावर 4। सिर्फ इतना लिखोगे, E सिग्मा A T⁴ माइनस T0 की पावर 4 वो होता है नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, डेल्टा कैपिटल Q बाई डेल्टा स्मॉल t, और ये अपान MS कर दिया तो क्या, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सही है, ये हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब क्या करें, अब बस इसी का तो इस्तेमाल कर लेना है। पहले जब आपका ऑब्जेक्ट 227 डिग्री सेल्सियस पर था उस समय की बात करिए, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस पर मिली सेकेंड, ठीक, इक्वल टू E सिग्मा A अपान MS। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर केल्विन में कितना हुआ है, 273 ऐड करो इसमें 500 की पावर 4, और कमरे का टेम्परेचर इसमें 273 ऐड करिए, हो गया 300 की पावर 4। और जिस समय की आप बात करना चाह रहे हो उस समय E सिग्मा A अपान MS। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब 127 से जाएगा तो उस समय ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा, 400, और कमरा वो तो फिक्स है अपना, कमरे का जो टेम्परेचर है भाई वही फिक्स मानेंगे 300। तो यहाँ से आपका ये E सिग्मा A अपान MS ये नहीं पता, ये यहाँ से निकाल के रख देंगे हम, ठीक है, रखो। तो 0.1 अपान 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, और ऊपर 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। ये 100 कॉमन ले, नीचे भी 100 कॉमन हो जाएगा, और डेल्टा कैपिटल T अपान डेल्टा स्मॉल t बराबर 0.1 इंटू 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, 3 की पावर 4 होता है 81, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625, और 3 की पावर 4 81। लो भाई, ये आ गया आपके पास रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कब, जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 227 से घट के 127 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लो 0.1 इंटू ये कितना हुआ जाकर, हाँ ये हो गया जाकर 75 हो गया शायद, हाँ 175, और डिवाइड बाई ये कितना हुआ 541, है ना, डिग्री सेल्सियस पर मिली सेकेंड। अगर कोई इसको यूनिट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, मिली सेकेंड को 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड लिख दो, मिली सेकेंड को 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, तो डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड में जवाब आ जाएगा। खैर हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर मिली सेकेंड में दिया है तो ये वाला भी रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर मिली सेकेंड में ही लिखेंगे। देख लीजिए, ये रेट ऑफ कूलिंग कम हो गया है, पहले था 0.1, अब हो गया 0.1 इंटू 175 अपान 541। ये समझो ये 17 3 मतलब 3 से कट जाएगा, मतलब लगभग 3 आ गया, तो 0.1 अपान 3 मतलब रेट ऑफ कूलिंग पहले के कंपेरिजन में 1/3 रह जाएगा। ये बात आपको पता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होता चला जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कम होता चला जाएगा। सही है, अच्छा तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक सवाल और लिख देता हूँ मैं। ये कमरा है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड के बाद देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से घट के हमको मिलता है 29.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमसे कहा गया कि ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, तो इसको थीटा लिख देता हूँ मैं, 2 सेकंड के बाद थीटा हो गया 29.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद घट के 30 से घट के रह गया मान लो 25। ठीक है,
आफ्टर से सम टाइम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रह गया, कमरा वही है 20 डिग्री पर। तो अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से अगर हम 1 सेकंड तक इंतज़ार करें तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 25 से घटकर कितना रह जाएगा। यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो जब ये बहुत बड़ा नहीं है तो ऐसे में आप ये क्वेश्चन करते समय जो न्यूटन का कूलिंग का लॉ होता है वो इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इस्तेमाल करेंगे, जो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी नॉट, कैपिटल टी नॉट से बहुत छोटा हो तो इन दैट केस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर यानी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के। ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया हुआ है। अभी हम उस लॉ ऑफ कूलिंग का इस्तेमाल करते हुए ये जवाब जानना चाहते हैं। देख लीजिए, शुरुआत करते समय ये सिचुएशन दे दी और ये बता दिया कि अगर इस सिचुएशन से 2 सेकंड बाद देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 से घट के 29.9 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अब चलो खैर ये तो 2 सेकंड बाद हुआ, फिर हम और लंबे समय तक इंतजार करते रहे तो कभी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 से घट के 25 हो गया, कमरा वही 20 डिग्री पर फिक्स है। अब इस समय आपको ये बताना है कि अब अगर 1 सेकंड बाद देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना मिलेगा। तो एक बार क्लास को रोकें और ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इसका जवाब निकालने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सवाल है, कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, तो हम ये बात जानते हैं कि न्यूटन का जो कूलिंग का लॉ होता है वो ये कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज का कमी का जो रेट होता है वो सम कांस्टेंट इनटू ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, ज़रा पहले वाला केस देखो, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कमी कितनी हुई, 30 से 29.9 आ गया। कितनी कमी हुई, 0.1 डिग्री सेल्सियस की। कितने टाइम में कमी हुई, 2 सेकेंड में। क्यों, सही है नहीं सही है। यहाँ से यहाँ 0.1 डिग्री सेल्सियस कमी हुई, 2 सेकेंड टाइम लगा, इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। यहाँ से आपने के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू आ गई 0.1/20 यानी 1/200। सही है, देख रहे हो 10, इधर आ जाएगा 20, 1/200। अब इस वाले केस पे आ जाइए। इस केस में जो टेम्परेचर में डिक्रीज है अपॉन टाइम, कितना टाइम है आपके पास, 1 सेकेंड, इक्वल टू के यानी 1/200 और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 25, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। लो जी, यहाँ से आगे 5/200 यानी 1/40, तो डेल्टा टी बराबर 1/40 डिग्री सेल्सियस। 1/40 का हो गया 0.025 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो हमने बताया कि भाई अगर आप यहाँ पर हैं और 1 सेकंड तक इंतजार करेंगे तो 1 सेकंड में टेम्परेचर में कमी 0.025 डिग्री सेल्सियस की होगी। तो भाई मेरे, अगर आज तुम्हारा टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 सेकंड में तुम्हारी इतनी कमी होनी है तो 25 में से इसको घटाओ, कितना बचेगा, 24.975 डिग्री सेल्सियस। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ये हमने रेट ऑफ कूलिंग की बात करी, जो कूलिंग वाला लॉ है, न्यूटन का कूलिंग वाला लॉ, जो ये कहता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज का जो रेट होता है वो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। सही है, एक और सवाल लिखते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस प्लेस्ड इन ए रूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्जेक्ट था और कमरा जो है उसका टेम्परेचर है 0। ठीक, अब हुआ ये कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने कुछ
पर्टिकुलर टाइम के लिए देखा तो उसमें उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे कमरे में रखा है तो ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट falls to 14 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। सही है। चलिए, तो आपसे पूछा है टाइम टेकन फॉर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रॉम 14 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? देखो 16 से 14 डिग्री तक आने में 5 मिनट लगते थे। गर्म ऑब्जेक्ट है, ठंडे कमरे में टंगा हुआ है, ऑब्जेक्ट ठंडा होता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि 16 से 14 तक आने में 5 मिनट लगे, तो 14 से 12 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? भाई कमरा 0 पर है, ऑब्जेक्ट 16 पर है, तो ऑब्जेक्ट 16 से घटते घटते 0 पर आएगा लंबे समय में। तो 16 से 14 तक आने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 14 से 12 तक आने का टाइम बताना है। ठीक है, तो क्लास को रोकें और ये जवाब निकालने की कोशिश करें। हाँ जी, चलो देखते हैं फिर। हमारे पास ऑब्जेक्ट है 16 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है, और ये जिस कमरे में है उस कमरे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने कहा भी ऐसा है, हम ये न्यूटन का कूलिंग का लॉ इस्तेमाल करेंगे। ठीक, टेम्परेचर में डिक्रीज कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस का। टाइम कितना लगा? 5 मिनट, इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस कमरे का टेम्परेचर। कमरे का टेम्परेचर तो 0 है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है? देखो भाई, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो 16 से 14 तक गिर रहा है, तो इस दौरान ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा? अब भाई कोई चीज़ अगर 16 से घट के 14 तक आई है, अब उसके टेम्परेचर की सिंगल वैल्यू यहाँ रखनी है। अब ऐसा तो रख नहीं सकते कि यहाँ पे लिख दें कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 16 से 14 तक गिरा है, ये तो लिख नहीं सकते। तो एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। 16 से 14 गए तो एवरेज क्या हो गया? 16 + 14/2 यानी 15। तो ये मान लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 16 से 14 तक गया तो ऑन एन एवरेज का टेम्परेचर 15 डिग्री रहा। लो भाई, के की वैल्यू आ गई 2/75। अब आगे बात करो 14 से 12 की, तो 14 डिग्री टू 12 डिग्री, और इसमें टाइम आपको बताना है। तो आप फिर यही लॉ इस्तेमाल करो। टेम्परेचर में कमी कितने की होनी है? 2 डिग्री सेल्सियस की। टाइम वो आपको निकालना है, इक्वल टू के की वैल्यू ये रही अभी निकाली 2/75, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप देखो 14 से 12, जिस तरीके से 16 से 14 तक ऑब्जेक्ट आगे रहा टेम्परेचर, तो ऑन एन एवरेज का टेम्परेचर 15 डिग्री मान लिया। ऐसे 14 से 12 तक आएगा तो ऑन एन एवरेज का टेम्परेचर हम 13 डिग्री मान लेते हैं, और कमरा वो तो 0 पे फिक्स है ही। हो गया काम, डेल्टा टी मिल गया आपको 75, ये 2 से 2 कट गया, और अपान 13 क्या मिनट हो जाएगा, कुछ 6 मिनट से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी 5.75 करके कुछ मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, 16 से 14 तक आने में 5 मिनट लगते हैं, 14 से 12 तक आने में 75/13, मतलब 6 मिनट से कुछ कम, 5.25 मिनट के लगभग लगेंगे। देख लीजिए एक बार, बात सही समझ लीजिए। ये न्यूटन का कूलिंग का लॉ जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। तो न्यूटन के कूलिंग के लॉ को लेकर एक बात यहाँ पे बताई जा रही है, और ठीक है कि मान लो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और वो किसी सिचुएशन के लिए वैलिड है, मतलब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये बताते हैं कि जो
डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड सराउंडिंग्स है। डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, क्या मतलब, आप अगर ये ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका टेम्परेचर थीटा और कमरा लेते हैं जिसका टेम्परेचर है थीटा नॉट, थीटा नॉट फिक्स्ड है और ऑब्जेक्ट गर्म था कमरा ठंडा था, तो थीटा यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है अगर उसको देखोगे तो शुरुआत में कुछ वैल्यू पे होगा, उसके बाद ही घटता चला जाएगा और फाइनली लंबे समय के बाद ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल डिके होता है। एक्सपोनेंशियल डिके या डिक्रीज में क्या है, एक ख़ास बात होती है कि किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन तक पहुंचने में जो टाइम होता है वो इनिशियल वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब, मान लीजिए ये डिफरेंस जो है उसको अपनी शुरुआती वैल्यू के 1/n तक आना है, ठीक है, या आधे तक आना है, ठीक है। तो थीटा माइनस थीटा नॉट टू बिकम ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ its initial value is independent of, यही मैं वैल्यू लेके बताऊंगा, सॉरी टाइम टेकन, ये टाइम तो बोला है नहीं कि किस चीज़ की बात हो रही है, टाइम टेकन फॉर थीटा माइनस थीटा नॉट टू बिकम ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस पर है और ये कमरा है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर है। आज की तारीख में जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटता चला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता जाएगा तो डिफरेंस भी कम होता जाएगा। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए 5 मिनट लगे या 5 घंटे लगे इस डिफरेंस को आधा रह जाने में, मतलब और कमरा तो 10 डिग्री पे था और ऑब्जेक्ट जो है 30 डिग्री से घट कर 20 डिग्री पे आ गया, तो डिफरेंस कितना रह गया, 10 ही तो रह गया। तो ये डिफरेंस आधा हो गया, तो डिफरेंस बिकम्स हाफ। तो थीटा माइनस थीटा नॉट बिकम्स हाफ इन 5 आवर। तो अब ये आगे भी और डिक्रीज होगा, तो डिफरेंस को आधा रह जाने में जो टाइम लगेगा वो हमेशा 5 घंटे होगा। शुरुआती वैल्यू डिफरेंस की है उससे कोई मतलब नहीं। क्या मतलब, ये समझो, जैसे कभी ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होते होते रह गया 16 डिग्री, तो 16 डिग्री है तो डिफरेंस कितना है, 6। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और घटेगा, तो पता चला कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 16 से घट के रह गया 13, तो डिफरेंस कितना रह गया, 3। देखो डिफरेंस आधा रह गया, तो अब इसमें भी जो टाइम है वो 5 घंटे ही लगेगा। समझे, ये कहना चाहते हैं हम। डिफरेंस को आधा रह जाने में जो टाइम लगता है वो इनिशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। शुरुआत में डिफरेंस 20 है, 20 से घट के 10 रहने में 5 घंटे लगे, तो अभी अगर 6 है तो 6 से घट के 3 रह जाने में भी 5 घंटे लगेंगे। कल को ये डिफरेंस और आधा हो जाना है, मान लीजिए डिफरेंस 3 से 1.5 रह जाए, मतलब आप ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कर दो 11.5 डिग्री, कमरा वही है आपका 10 डिग्री पे, तो अब ये डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 डिग्री। तो इसमें भी जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5 घंटे ही लगेगा। समझे, ये डिफरेंस अभी जो है वो 10 है। अब मान लो अब आप ये कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 से घट के 15 कर देना है, तो
15 कर दोगे तो 15 और 10 डिफरेंस 5 रह जाएगा, तो डिफरेंस फिर आधा, तो 15 तक पहुंचने में टाइम फिर 5 घंटे लगेगा। तो ये सिंपल सी बात। अच्छा, यही अगर कोई और भी, सिर्फ आधा ही नहीं, कोई और फ्रैक्शन, मान लीजिए डिफरेंस को आपको 1/10 करवाना है, अभी यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 20 है, या 1/3 करवाना है, 1/5 करवाना है, कुछ भी करवाना है, कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। ये डिफरेंस आपका है, मान लीजिए अभी इसको मैं 31 कर देता हूँ, और ये डिफरेंस है 21 का। अब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटता जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटते घटते रह गया 24 डिग्री। तो ये देखिए अब डिफरेंस कितना रह गया, या और कुछ कम करता हूँ, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री, मतलब 17 डिग्री कर देते हैं, ये लो। अब डिफरेंस कितना रह गया, 7, डिफरेंस 1/3 रह गया। और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम है वो आपको लगा 3 आवर, चाहिए। देखो डिफरेंस 1/3 रह गया, तो फिर कभी भी आप कोई और वैल्यू लोगे तो 1/3 रह जाने का जो टाइम है वो 3 ही घंटे मिलेगा। थीटा माइनस थीटा नॉट बिकम्स 1/3 इन 3 आवर। तो आगे भी अगर 1/3 रह जाना है ये डिफरेंस, तो टाइम 3 घंटे लगेंगे। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट गिर रहा था, तो कभी इसका टेम्परेचर जो है वो घटते घटते हो गया 16 डिग्री, डिफरेंस कितना हुआ 6। अब इसका टेम्परेचर और गिरा और गिर के रह गया 12 डिग्री, तो डिफरेंस क्या हो गया 2। तो भाई मेरे डिफरेंस फिर 1/3 रह गया, तो 1/3 रह गया डिफरेंस, तो टाइम वही 3 घंटे ही लगेगा, समझे। तो ये छोटी सी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन रह जाने में जो टाइम लगता है वो इनिशियल वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है, शुरुआत से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब ये फ्रैक्शन हाफ भी बात कर सकते हो आप, जैसे यहाँ 1/3 की बात करी गई, 1/3 की भी बात कर सकते हो, 1/5, 1/4, कुछ भी। तो एक छोटी सी बात है जो सीधे सीधे याद रखी जाती है, जहाँ कहीं भी एक्सपोनेंशियल डिके होता है, एक्सपोनेंशियल डिके आपने जो है वो रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, हाफ लाइफ करके पढ़ी होती है, कि जो नंबर होता है उसको आधा रह जाने में जो टाइम लगता है वो फिक्स होता है, ठीक है। 100 से 50 से जाने में टाइम लगेगा, 50 से 25 से जाने में भी वही टाइम लगेगा, ठीक है। तो जहाँ भी एक्सपोनेंशियल डिके होता है वहाँ ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये सिर्फ इस टेम्परेचर डिफरेंस को लेकर नहीं है, कहीं भी जहाँ भी एक्सपोनेंशियल डिके हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, तो इसको एक बात देख लीजिए, बात सही समझ लीजिए।